नमस्कार गुहार। छत्तीसगढ़ नहीं बिगड़ने देंगे माहौल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ सरकार ने कथित धर्मांतरण को लेकर के नारायणपुर में हुई हिंसा के बाद सख्ती बरतने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में सांप्रदायिकता भड़काने वालों पर अब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। रासुका के संबंध में एक आदेश सभी जिला कलेक्टर्स को जारी किया गया है। सरकार के इस आदेश को बीजेपी छत्तीसगढ़ में अघोषित आपातकाल बता रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी कोई षड्यंत्र कर रही थी क्या, जो अब डरी हुई है। तो नारायणपुर में हिंसा के मामले में भूपेश सरकार की सख्ती देखने को मिल रही है। हिंसा के बाद अब सख्ती बरतने का फैसला लिया गया है। उपद्रवियों पर सरकार कार्रवाई करेगी और एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। रासुका के संबंध में आदेश भी जारी हो गया है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इसे अघोषित आपातकाल बताया है। छत्तीसगढ़ की सरकार अब छत्तीसगढ़ में इमरजेंसी लगाने की तैयारी कर रही है। 3 जनवरी 2022 को एक छत्तीसगढ़ राजपत्र में असाधारण अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में कलेक्टरों को इस बात का अधिकार दिया जा रहा है कि वो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी अब डर गए हैं, घबरा गए हैं, वो तानाशाही पर उतर आए हैं। भूपेश बघेल ने प्रदेश के जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पर जिस तरीके से रासुका लगाया और ये पूरी तरीके से आदिवासी संस्कृति को खत्म करने की साजिश है। भूपेश बघेल जी नहीं चाहते कि हमारे यहाँ पर आदिवासी अस्मिता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की परंपराएं बची रहे। ये लोग हमारे आदिवासी समाज को धर्मांतरण की ओर बढ़ाना चाहते हैं। ये लोग कहीं ना कहीं से मिशनरियों के साथ में मिले हुए दिखाई देते हैं। आप लोग मिशनरियों के साथ में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आदिवासियों को आप फिर से धर्मांतरण करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जो इसका विरोध करता है उसको खिलाफ में आप कार्रवाई करते हैं, उनको जेल की पहरे में बिठाते हैं। ये आपका वास्तविक चेहरा आप लोगों के सामने में आता है। समय समय पर निर्णय लेना पड़ता है और जिस प्रकार से घटनाएं इस प्रकार से बढ़ी है और लोग जिस प्रकार से रिएक्ट किए हैं, तो कानून व्यवस्था बनाने के लिए अलग अलग धाराओं का अलग अलग समय में प्रयोग किया जाता है। पूरे देश में लगा हुआ है, कोई बोल पाता है क्या? यहाँ तो ये है कि भाजपा के खिलाफ बोलो तो धर्मद्रोही हो जाते हैं, दिल्ली सरकार के खिलाफ बोलो तो राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं। वहाँ बना हुआ है बृजमोहन जी को, तो यहाँ बोलने का मौका मिलता है। बचत जगह तो किसी को बोलने का मौका मिलता है क्या? बोले कि तुरंत उस इंटेलिजेंस से पहुंच जाती। ये बात तो उनसे पूछना चाहिए कि क्या उनके कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहे थे जिससे वो डरे हुए हैं। बात बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, मैं आंकड़े बार बार बोल रहा हूँ, मैं आंकड़े उपलब्ध करा देता हूँ किसके समय में चर्च बना है, किसके समय में ज्यादा धर्मांतरण हुआ है। वो आंकड़े चाहें तो आप ले सकते हैं और तैयार बहस करने के लिए भी तैयार। तो नारायणपुर में हिंसा के मामले में अब भूपेश सरकार की सख्ती देखने को मिलने वाली है। हिंसा के बाद सख्ती बरतने का फैसला लिया गया है। उपद्रवियों पर कार्रवाई सरकार करेगी, एनएसए के तहत ये कार्रवाई करेगी। तो वहीं बीजेपी ने इसे अघोषित आपातकाल बताया है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शशि भगत जी जुड़ रहे हैं जो कि उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस आदिवासी वर्ग के। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं केदार कश्यप जी जो कि पूर्व मंत्री हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा केदार कश्यप जी से। केदार कश्यप जी, जिस तरीके से आपको ऐसा लगता है, आप कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री तानाशाही पर उतर आए हैं, या ये कहें कि भाई सीएम डर गए हैं, ऐसा क्यों आपको लगता है? भाई कानून सम्मत वो बात कह रहे हैं कि भाई स्थिति बिगड़ रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए एनएसए लगाना अब जरूरी हो गया है, क्या कहेंगे इस पर? स्थिति बिगड़ रही है ये तो सरकार के संज्ञान में आज से मेरे ख्याल से 2 से ढाई साल पहले आ चुकी थी, जब सुकमा एसपी ने पूरे सरकार को चिताया था, एक पत्र लिखा था। उसके बाद 1.5 साल पहले, 1.25 साल पहले यहाँ के कमिश्नर ने भी क्या है एक पत्र जारी किया था, लेकिन उसके बाद भी सरकार नहीं जागी। वो तो चाहती थी कि यहाँ पर धर्मांतरण हो, और धर्मांतरण के को खुला छूट ही सरकार ने दिया था
यहाँ पर जिस तरीके से हमारे लोगों को मारपीट पे उतारू हो गए थे यहाँ मिशनरी के लोग और घर घर से निकाल करके मारा गया। 1 तारीख को घटना हुई, 1 तारीख की घटना के बाद सरकार के दबाव में आकर यहाँ के जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वो पास्टर थे, पादरी थे, वो आदिवासी थोड़ी थे। आदिवासी 2 तारीख को वो हुआ तो आदिवासी के ऊपर कार्रवाई हो गई। और दिखावे के लिए जो कहते हैं पास्टर थे, जो पादरी थे, उनमें छोटी मोटी धाराएं लगा दी गई ताकि कहते हैं वो बच करके निकल सके और फिर से अपना काम कर सके। तो ये स्थिति इस छत्तीसगढ़ में है और यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज सोनिया गांधी के दबाव में आकर के हमारे आदिवासियों का और यहाँ के लोगों का, गरीबों का ये कहते हैं धर्मांतरण करने पर जोर जबरदस्ती से उतारू हो चुके हैं। इसके कारण से यहाँ पर जो स्थिति है वो भयंकर हो चुकी है। यहाँ के जो जिला प्रशासन ने, यहाँ के जो पुलिस प्रशासन ने लगातार इस बात को जताया। हमारे आदिवासी लिखा पढ़ी नहीं जानते उतना, लेकिन जो लिखा पढ़ी जानते हैं उनकी तो भाषा समझ लेते, जो कमिश्नर थे उनकी भाषा समझ लेते, जो आईपीएस थे उनकी भाषा समझ लेते। आप तो केवल एक पक्ष को देख रहे हैं, आपने केवल कहते हैं ईसाई मिशनरियों को देखा, उनकी बातों पर, उनके कहने पर आज रासुका लगा करके आपने हमारे आदिवासियों को जमीन पे उतरने के लिए मना कर दिया कि आप अपने संस्कृति के खिलाफ में जाने वो करने वाले लोगों को कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। आप उनके को कोई कहते हैं घुसने के लिए मना नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है। आज हमारा आदिवासी व्यक्ति यदि गांव में जाता है तो उसको सर से लेकर के पैर तक उसको नंगा करके कहते हैं, यही सरकार उसकी पूछताछ करती है, उसकी तलाशी लेती है। वहीं दूसरी ओर मिशनरी के लोग जब जाते हैं तो उनको गट्ठे गट्ठे भर के और बल्कि खुला छूट दिया जाता है अंतिम छोर तक जाने के लिए। ये सरकार का वास्तविक चेहरा है, ये आदिवासी विरोधी सरकार है। आज उसी के कारण से जब हमारे आदिवासी समाज के लोग जब जमीन पे उतरे, विरोध किया, तब उनको इस सरकार ने आज जेल में बिठा दिया। ये सरकार हमारे आदिवासियों को उनकी संस्कृति, उनकी रीति, उनकी परंपरा, उनके मेले मड़ाई, इन सब को खत्म करना चाहती है। अब ये सरकार इस तरीके से जब हमारे यहाँ पर लोगों को जब आवास नहीं दिला सकती, उनके भोजन पे डंडी मार रही है, स्वास्थ्य सुविधा के अभाव चलते यहाँ पर लगातार मौतें हो रही है, तो आदिवासी जाए तो जाए कहाँ? आदिवासी के सुनने वाला है कौन? यहाँ पर कहते हैं मुख्यमंत्री आते हैं, भेंट मुलाकात घूमकर निकल जाते हैं। यहाँ पर आदिवासियों की मौत होती है तो उस पर उनको चिंता नहीं है। ये तो कहते हैं दिखावे के लिए एक नौटंकी कर रहे हैं। और जब हम अपनी बात रखते हैं तो कहते हैं कि ये राजनीति हो रही है। जब आदिवासी करते हैं तो उनके ऊपर रासुका लगाया जाता है। ये स्थिति यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ की होने जा रही है। हम लोग, हमारे आदिवासी समाज जाए तो जाए कहाँ? चलिए ठीक है। तो केदार जी का कहना यह है कि भाई जो सरकार है, भूपेश सरकार, वो आदिवासी विरोधी है। शशि भगत जी क्या कहेंगे केदार जी की बात पर? श्री केदार जी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर है और आदिवासी विकास विभाग जैसे एक अहम जिम्मेदारी उनको मिली थी। श्री केदार जी से पूछना चाहता हूं कि ये धर्मांतरण जैसी जो मुद्दे उठ रहे हैं उस पे आयोजनकर्ता जो थे, जो स्थिति जो पैदा हुई, हो हंगामा हुआ, उसके जिम्मेदार कौन है? एक भारतीय जनता पार्टी के जो जिले के अध्यक्ष श्री सलाम जी है वो हैं। ये इनको चुनाव के पहले बखेड़ा खड़ा करने की एक आदत है और भारतीय जनता पार्टी के साथियों का विचार ये रहता है हमेशा कि किस तरह से चुनाव के पहले एक माहौल ऐसा पैदा करें। और आज की तारीख में तो इनके पास कोई मुद्दा है नहीं कि वो लोग अच्छे से रख सकें, लोगों के मन में जीत सकें। बस्तर का सीट स्वयं श्री केदार कश्यप जी का सीट भी जिन परिस्थितियों में लूज किए हैं वो स्वयं जानते हैं। और आज मुद्दा विहीन होने के बाद धर्मांतरण का एक नया फिड़का चालू किए हैं। ये सारी चीज काम नहीं आएगी। आपको जब अवसर मिला था आदिवासियों का सेवा करने के लिए तो आपने 3000 स्कूल बंद करवा दिया। तो ये सारी चीजें रहती, लोगों के मन में, दिल में शिक्षा का अलग जगता, विकास का राह में आते आप एक पावरफुल नेता रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें धर्मांतरण में सोनिया गांधी जी का हाथ, सोनिया गांधी वासुदेव कुटुंबकम की परिभाषा पे चलने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक अहम मेंबर है। आज की तारीख में पहले अध्यक्ष रही और जिम्मेदार रही हैं। आपके टाइप जिस तरह से बात सम्मानीय
सोनिया जी के विषय में उपयोग हो रहा है, धर्मांतरण जैसी छोटी चीज के लिए ये बात आ रही है, तो मैं छोटी चीज तो खैर इसको नहीं मानता, अहम चीज है, लेकिन ये ठीक नहीं है। दूसरा, संस्कृति की रक्षा करने की बात जहां तक है, संस्कृति की रक्षा करने के लिए श्री भूपेश बघेल जी, श्री अमरजीत भगत जी सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन करते हैं, आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन करते हैं, तो यही वो लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं। बल्कि बंबई और दिल्ली से लोगों को, जो नाचने गाने वाले, जो अच्छे एक्टर बोलना चाहिए, सम्मानित भाषा में बोलना चाहिए उनको भी, उनके लिए कई करोड़ रुपए खर्चा करके चले जाते हैं। यहाँ स्थानीय स्तर पे संस्कृति से संबंधित जो लोग हैं, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको सभी को मौका देके उनको ओबलाइज किया जा रहा है, उनकी तरक्की के रास्ते खोले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ, ये चुनावी रंग के अलावे और कुछ नहीं है। शशि जी, पहले तो ये ठीक है, चाहिए कि त्रिपुरा, असम और मणिपुर जैसे, सिक्किम जैसे स्टेट जहां पर इनकी सरकारें हैं, उसके विषय में चिंता करें, वहां क्या अच्छा नियम बना रहे हैं। यहाँ अशांति का माहौल पैदा करना उचित नहीं है। नहीं, ये इस स्टेटमेंट से मैं सहमत नहीं हूं कि वहां की चिंता करें। भाई, छत्तीसगढ़ में अगर बीजेपी विपक्ष में है तो वो छत्तीसगढ़ की चिंता करेंगे, वो मणिपुर की चिंता क्यों करेंगे? शशि जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि एक बात बताइए कि एनएसए जैसे लगाने जा रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि रासुका लगा देने से ये मुद्दा शांत हो जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि रासुका की आड़ में इस कानून का दुरुपयोग होना शुरू हो जाए, फिर जो बेगुनाह लोग हैं उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया जाए, उनको टारगेट करना शुरू कर दिया जाए? कहीं ऐसा तो नहीं होगा शशि जी? पूरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। श्री भूपेश बघेल जी के नियत में खोट नहीं है, इनके मन में है कि छत्तीसगढ़ में अमन शांति आवे, और रासुका लगाने से मात्र के कहने मात्र से ही लोगों के जेहन में एक खौफ पैदा हो रहा है। ये वही लोग हैं कि धर्मांतरण जबरिया हो गया करके ये लोग जो कर रहे हैं, इनके जेहन में एक खौफ पैदा हो गया। वो वही लोग हैं जो ये जानते हैं, समझते हैं, बूझते हैं कि हम जाने अनजाने नहीं बल्कि जानबूझकर ये काम कर रहे हैं। अमन और शांति के लिए यदि रासुका लगाने की बात आती है तो उनका स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति संविधान से बड़ा नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने शशि, कोई भी व्यक्ति संविधान से बड़ा नहीं है, संविधान के बिल्कुल दायरे में रहकर की सारी चीजें होंगी। चलिए, मैं डॉक्टर चंद्राकर से एक सवाल कर लेता हूं। डॉक्टर चंद्राकर, यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा कि इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि अगर रासुका लगती है तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो ये मुद्दा है ये शांत हो जाएगा, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका दुरुपयोग होना शुरू हो जाए? क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल दिव्यांशु जी, ये जो रासुका की बात आई है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो कड़ा रुख रहा है, और कड़ा रुख में सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी थी कि धोखा देकर जबरन धर्मांतरण जो किया जा रहा है जी, यह धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है, और ये बल्कि देश और प्रदेश के सुरक्षा के लिए भी एक खतरा है। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिए थे कि आदिवासी इलाकों में यह ज्यादा दिखाई दे रहा है जी। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, तो क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकारें क्या कदम उठा रही हैं? यह एक गंभीर समस्या है जी। यहां से रासुका की पृष्ठभूमि बनती है। प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ में नारायणपुर की घटना निश्चित रूप से एक हम कह सकते हैं एक पार्ट है। छत्तीसगढ़ में 154 साल से धर्मांतरण चल रहा है दिव्यांशु जी। 1 मई 1868 को पादरी लोटर आए थे रायपुर में, छत्तीसगढ़ के। वहां से अनेक घटनाएं घटी हैं, और इनका कारण यह था, इनका एम यह था कि भारत में मुगल साम्राज्य के अवसान के युग में ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण सैनिक शक्तियों द्वारा देसी राजाओं को परास्त करके गरीब जन समूह को धर्मांतरण करके उनके साम्राज्य का समर्थक बनाती थी। ये इसकी नींव है। तो धर्मांतरण तो है, तभी तो रासुका की बात आ रही, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आ रही। निश्चित रूप से यह गंभीर समस्या है। अब प्रश्न यह है, रासुका सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, तो ये रासुका कानून केंद्र और राज्य सरकार, रासुका कानून में टोटल 17 सेक्शन है, उसमें 3, 8 और 13 जो सेक्शन है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो राज्य सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति या कोई समूह पब्लिक ऑर्डर के विरोध में काम कर रही है, या फिर शांति भंग हो सकती है, या फिर कह सकते हैं कि सरकार की जो सप्लाई लाइन है जन कल्याण के लिए उसमें बाधा डालती है, तो रासुका का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये आपका प्रश्न बिल्कुल सही है दिव्यांशु जी कि पास्ट टाइम में
पास टाइम में टाडा, बिल्कुल जैसे कानून रहे हैं जिनका दुरुपयोग हुआ है। कानूनों का दुरुपयोग हुआ यहाँ है। पर जी 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 ठीक है, कानून में प्रावधान है कि डीएम से लेकर के एक समिति बनेगी, फिर केंद्र सरकार को रिपोर्ट देगी। ये कागज का पेट भरने में ना भर जाए। और बीजेपी जब सत्ता में थी तो 1379 लोग नक्सली हैं करके छत्तीसगढ़ के जेलों में बंद रहे। उसी की पुनः रिप्ले तो नहीं होगी रासुका के नाम पर, जिसके ऊपर चिंता केदार कश्यप जी जता रहे। ठीक है, चलिए मैं केदार कश्यप जी से एक और सवाल ले लेता हूँ। केदार जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तानाशाही पर उतर आए हैं, इमरजेंसी लगाने जा रहे हैं, अब वो कहते हैं कि इमरजेंसी तो पूरे देश में लगी हुई है, कोई बोल पाता है क्या? अगर कोई कुछ बोलता है तो जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उसके पीछे लगा दी जाती हैं। क्या कहेंगे इस पर? जो कर रहे हैं उन लोगों को बढ़ाते है, जांच एजेंसी पर काम कर रही है, लेकिन ये जो अभी यहाँ पर आंसू लाया गया है, ये केवल और केवल आदिवासी संस्कृति को खत्म करने के लिए ही ये आंसू लाया गया। आदिवासी लोग यहाँ पर अपनी आवाज न उठा सके। अभी मैं अपने मित्र को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि कहते हैं अभी नारायणपुर, मैंने उसको शायद उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। यहाँ के कमिश्नर ने और जो एसपी, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जितने कहते हैं हमारे दोनों जो बातें कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं उन बातों को तो समझ लेते। वो उन बातों को मुख्यमंत्री को ये चिंता नहीं हुई कि ये स्थिति गंभीर हो रही है। एसपी ने लिख कर दिया कि गंभीर हो रही है। कमिश्नर अब आदिवासी उठ गए, तब आदिवासियों को जेल भेजा जाए, इसके लिए से लाने का काम इस सरकार ने किया है। ये पूरी तरीके से हम आरोप लगा रहा हूँ इस सरकार ऊपर। ये पूरी तरीके वो चाहते कि पूरा और यहाँ का धर्मांतरण हो इस तरीके। चलिए ठीक है केदार कश्यप जी, ठीक है। मैं शशि भगत जी से एक सवाल कर लेता हूँ। शशि भगत जी, केदार जी ने जो अभी कहा वो उतना तो अच्छे से समझ में नहीं आया है, लेकिन जितना मुझे समझ में आया मैं उसके आधार पर आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये तमाम तरह के आरोप बीजेपी लगाती है कि भाई आप धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं, आपके संरक्षण में ही धर्मांतरण हो रहा है, क्या कहेंगे उनके इन आरोपों पर? क्योंकि जितना दिखाई देता है जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आपकी जो सरकार है वो आदिवासियों के लिए काम तो कर रही है, वो तो दिख रहा है, और उसके कई ऐसी योजनाएं भी हैं जिनकी तारीफ खुद पीएम मोदी भी कर चुके हैं। शशि भगत जी, देखिए, चुनाव का दौर जैसे ही आता है, कोई मंदिर मस्जिद टूटने लगता है, जसपुर क्षेत्र में गौ हत्या का मामला बढ़ता हुआ समझ में आता है, या इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। मैं आपको इसी विषय में एकदम क्लियर कट बताना चाहता हूं। पिछले 2 साल पहले किलकेलेश्वर धाम में, 2 साल पहले ना कहा जाए, इसके चुनाव के पहले, किलकेलेश्वर धाम एक जगह है जहां हिंदू धर्म में वापसी के लिए, जो क्रिश्चियन बन चुके हैं उनको वापसी के लिए एक आयोजन किया गया, और उनको उससे बाद में पूछा गया, लगभग वो लोग 287 के आसपास थे, तो वहां ये कहा गया उनके द्वारा कि यहाँ पर हम लोग को कंबल बांटने के नाम पे बुलाया गया था और पुनः हिंदू धर्म में वापसी कराई गई हमारी जी। तो ये जो दौर है, ये बहुत अच्छा अनुभव मेरा नहीं रहा इसके विषय में। भारतीय जनता पार्टी की जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, उसको बता रहा हूं। 1997 में लठबोरा में एक कांड हुआ था। एक कृषक की जमीन थी, उसके बाजू में एक थोड़ा सा मंदिर का उटलानुमा बना हुआ था। मंदिर तो मंदिर होता है, चाहे किसी भी जगह हो, चाहे किसी भी जगह का हो, उसको थोड़ा सा किसी ने क्रैक कर दिया था, हो सकता है। अब वहां ऐसा माजरा इनने पैदा किया कि पूरा उसके परिवार के लोगों को अलग प्लस पास के लोगों को घायल कर दिया, एक आदमी की हत्या कर दी गई। और वहां तत्कालीन डीएम को मैंने कहा, निवेदन किया कि भाई इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है, और 57 लोगों के साथ मैंने एक साइकिल यात्रा करी और फैक्ट को जाना। 70-75 किलोमीटर की साइकिल यात्रा के दरमियान हमने ये बात देखा, लोग जुड़ते गए। और वहां जाने के बाद, वहां सही फैक्ट देखने के बाद ये पता चला कि वहां पर जो काई नुमा जमा हुआ, उसपे सब उग गया है, कुछ फंगस उग गया है, कुछ पेड़ पौधे नुमा हो गया है, पौधे प्लांट्स आ गए हैं। तो मेरा कहना है कि सच्चाई, धर्म का सम्मान सभी करते हैं, वासुदेव कुटुंबकम की भाषा जो बोलते हैं तो उसको करना भी चाहिए। लेकिन धर्म के नाम पे जो इस तरह की बात होती है,
जबरिया, उसका विरोध हम भी करते हैं, हमारी पार्टी भी करती है, लेकिन इसको चुनावी मुद्दा बनाने का पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इनको विकास की तरफ बढ़ना चाहिए, तरक्की की तरफ बढ़ना चाहिए। इनको चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में अमन चैन कैसे लगे उस बात पे आना चाहिए, बल्कि ये तो सरासर झूठ है। और जो लोग आए थे, नारायणपुर की घटना का फिर जिक्र करता हूं, जो लोग आए थे वो लोग टीका लगाए हुए थे, कुछ लाठियां लेके आए हुए थे, जो 2 दिन पहले परमिशन के लिए गए थे। सरकार ने, प्रशासन ने हिदायत दिया था कि आप शांतिपूर्ण तरीके से ये जो आपका कार्यक्रम उसको करेंगे, लेकिन भीड़ अनकंट्रोल हो गई और तोड़फोड़ मचा। तोड़फोड़ मचने के बाद ये जो स्थिति पैदा हुई, इसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और उसके अध्यक्ष लोग हैं और उसके सीनियर नेता हैं। तो उनको सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की अमन शांति में वो बाधक बन रहे हैं। चलिए, ठीक है। डॉक्टर चंद्राकर, मैं आपके पास वापस आना चाहूँगा। जिस तरीके से अभी हमने वक्तव्य सुना शशि भगत जी का, और जो बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कही है कि भाई बीजेपी ये बात क्यों आखिर कह रही है, इमरजेंसी की बात कहाँ से आ गई, क्या वो लोग डरे हुए हैं, क्या किसी तरह के षड्यंत्र में संलिप्त थे, जिस तरह की आशंका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जताई है। क्योंकि देखिए, अगर कानून लागू होता है तो कानून अपने हिसाब से अपना काम करेगा, लेकिन बीजेपी का ये कहना कि नहीं अब ये तो तानाशाही है, ये तो इमरजेंसी है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बीजेपी विपक्षी पार्टी के रूप में इस कानून के जो दोष हैं, जिसके कारण से अपनी पार्टी के रुख को रख रही है दिव्यांशु जी, लेकिन सत्ताधारी कांग्रेस जो है वो जिस ढंग से इस विषय के ऊपर इस कानून को लाई है, क्योंकि काफी गंभीर घटना नारायणपुर में घटी जी, क्योंकि आदिवासी ही 2 वर्ग में बढ़ गए, एक कन्वर्टेड क्रिश्चियन हो गए और एक मूल आदिवासी जो प्रकृति प्रेमी, ये प्रमुख कारण है जी। तो यहां पर चलो छत्तीसगढ़ राज्य बनने की सब बात, छत्तीसगढ़ के ही प्रथम मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं स्वर्गीय अजीत जोगी जी जो विधानसभा में बयान दिए थे, और विरोधी पार्टी उस समय बीजेपी थी। बीजेपी के 3 नेता अजय चंद्राकर जी, शिव रतन शर्मा जी और बृजमोहन अग्रवाल जी प्रश्न क्रमांक 1010 में यह पूछे थे मुख्यमंत्री जी से कि आप जब से मुख्यमंत्री बने, राज्य निर्माण हुआ है और आप अब चुनाव में जा रहे हैं, तब तक कितना धर्म परिवर्तन हुआ है? तो अजीत जोगी जी का विधानसभा में, जो विधानसभा के डिबेट में है, वो स्वयं स्वीकार किए हैं कि बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़ में लोग धर्म परिवर्तन किए हैं। तो ये 154 साल पुरानी बीमारी है दिव्यांशु जी। जी। और इसमें हम दिलीप सिंह जुदेव जी को बिल्कुल स्मरण करना चाहेंगे, जो कहते थे कि सेवा के नाम पर सेवा बांटकर सौदा करते हैं। तो यहां मूल बात यह आ रही, सुप्रीम कोर्ट की एंट्री कैसे हो रही जी, क्योंकि अश्वनी उपाध्याय एक व्यक्ति हैं जो पिटीशन दायर किए सुप्रीम कोर्ट में, और तमिलनाडु में एक 17 साल की लड़की लावण्या जो एक ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ती थी, वो आत्महत्या की सुसाइड की और यह नोट लिखी कि धर्म परिवर्तन मुझसे जबरदस्ती करवाया जा रहा था जी। अब मैं सहमत नहीं थी। अनेक बच्चियां इस तरह से आत्महत्या की हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें आई और सुप्रीम इसमें केंद्र सरकार और समस्त राज्य सरकारों को इंडियन पीनल कोड 15 के चैप्टर के अनुसार पार्टी बनाया गया। ठीक है। तो जिसके कारण से अब यहां छत्तीसगढ़ में यह घटना घट गई। दूसरी बात है दिव्यांशु जी कि निश्चित रूप से बीजेपी इस विषय को काफी बिल्कुल बीजेपी ने इस विषय को काफी अच्छे से उठाया है। डॉक्टर चंद्राकर, आपका कहना बिल्कुल सही है, और आने वाले समय में भी बीजेपी इसको एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने जा रही है। चलिए, समय की बाध्यता है, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भूपेश सरकार सख्ती दिखा रही है, जहां अब हिंसा के बाद सख्ती बरतने का फैसला लिया गया है, उपद्रवियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि इस कानून का दुरुपयोग होना शुरू हो जाए। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।